हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है 7th क्लास है हमारी, और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत, जो हमारी सेकंड बुक है। उसी में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे हम। क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के विषय में हम लोग आपका गौर करके देख रहे थे, और इसी में आगे बढ़ने के क्रम में मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने राजपूत जो आपका शासन था, राजपूतों की वीर गाथाओं के विषयों में, सूरवीरता के बारे में और उनकी परंपरा क्या है, इसके विषय में हम लोग आपका समझने का प्रयास कर रहे थे। और हमने उसको पूरा बहुत अच्छे से देखने की भी आपका कोशिश की थी कि आखिरकार ये होता क्या है। क्लियर है? चलिए इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम सबको गौर करके हम लोग आपका देखेंगे। तो कल हम आपका सती प्रथा तक इस पूरे चैप्टर को अपना यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके थे। आज हमें इससे आगे बढ़ना है और देखना है क्षेत्रीय सामंतों से परे कथक की कहानी। कथक को भी हम लोगों को पढ़ना है कि कथक का विकास कैसे हुआ है और कथक है क्या। कह रहे हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि सूरवीरताओं की परंपरा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यह भी सच है कि आइए नृत्य के एक रूप यानी कथक के इतिहास को देखते हैं। किसके इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग? कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली का उत्तर भारत में अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का अर्थ आप कथा से निकला है, यानी कि कथक जो शब्द है किससे निकला है? आपकी कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा कथा की कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। कह रहे उत्तर भारत में आपका मंदिरों में कथा को सुनाने की एक कहानी थी और एक जाति भी थी। ठीक, ये कलाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथन वचनों को आरंकित किया करते थे। यानी कि जो लोग आपके कथाकार थे, जो कथा सुनाते थे, अपने हाव भाव से वो संगीत के साथ अपनी कथा को सुनाते थे और उसको उन सबको एक्सप्रेस किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। अब देखिए, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यानों कहानी को लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें रासलीला कहा गया। रासलीला में लोक नृत्य ने के साथ कथक कथासार के मूल हाव भाव से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? मूल जो हाव भाव हैं उसी हाव भाव से जुड़े हैं। ठीक, मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया गया था, जहां इस नृत्य से अपने वर्तमान अभिलक्षण अभिजात किया गया है और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया था। आगे चलकर दो परंपराएं घरानों में फल फूली, एक राजस्थान यानी कि जयपुर राज दरबारों में और एक दूसरी लखनऊ यानी कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने इस कला को संरक्षण दिया। कह रहे आपका बेसिकली अगर आप इस कथक को देखोगे तो ये कथक नृत्य शैली दो घरानों में आपकी फली। एक है राजस्थान घराना जो आपके जयपुर के आपके राज दरबार में थे, और दूसरे थे अवध यानी कि जो आपके लखनऊ का घराना, जिसके नवाब थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह और राजस्थान घराने ने इस कला का संरक्षण किया। क्लियर है? और इसको आपका सुरक्षित करके रखा और इन्होंने इसका संरक्षण किया। कह रहे यह प्रमुख कला 1850 से 1875 के दौरान नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में नहीं थी, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती प्रदेशों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया था। इसकी प्राप्ति से किलकिट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानी के प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर दिया गया था। कह रहे ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर इन्हें आपका जोर दिया गया था। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधि की तरह ही कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों को नापसंद किया गया था, फिर भी जीवित बचा रहा और गणकाओं द्वारा इसे पेश किया गया।
कह रहे इसको जीवित रखने में जो आपके गणकाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जो उसको पेश करती आए हैं। आप देखेंगे 200 साल अंग्रेज रहे, इतने साल मुसलमान रहे, मुस्लिम साम्राज्य रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस कथा को संरक्षित किए रखा और इसको बचाए रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कह रहे स्वतंत्रता के बाद तो देश में इसे छठा यानी कि 6 नंबर का शास्त्रीय नृत्य यानी कि जो आप क्लासिकल डांस के रूप में इसको मान्यता मिल गई। क्लियर है? तो ये कहानी थी आपकी कथक की। क्लियर है? चलिए, ये मंदिर जो एक आपका मंदिर है, आपका नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर है आपका खजुराहो, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां पर इस तरह की कुछ जो इमेज है वो आपको बनाकर दिखाई गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और गौर करेंगे और पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। क्लियर है जी? ऐसी साल दे बेटे, खड़े हो जाइए कोई भी एक बच्चा। शाबाश, बहुत सुंदर। एक खड़ा करो, 4 बच्चे खड़े होते हैं पढ़ने के लिए। और एक ही पवाओं के बच्चे हैं, हंस रहे हैं और क्लास में बैठने के बाद भी। कोई बात नहीं, माइक लीजिए आप। किस काल के रूप में शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धर्म हो, अथवा क्या हम इसे शास्त्रीय इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित किया या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है। इन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दाशः नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें हर समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। इनमें से एक नृत्य के रूप में भी बारे में अधिक जानकारी। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। धन्यवाद। देखिए, शास्त्रीय संगीत, सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि आप किस नृत्य को शास्त्रीय संगीत यानी कि जो आप क्लासिकल आपका सॉन्ग होते हैं या फिर आप क्लासिकल डांस होते हैं, आप कैसे उनको क्लासिकल मानेंगे? इसका क्या दायरा है, क्या नियम कानून है कि जिसको आप कहेंगे ये आपका शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य है? जी ऐसी छाल दे बेटा, ध्यान दो सभी बच्चे इधर। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि किस कला के रूप को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो ये कैसा है, बहुत कठिन है कि इसका उत्तर हमको मिल जाए। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहेंगे जिसका विषय धार्मिक हो? अब देखिए, ये भी प्रश्न चिन्ह लग गया, यानी कि जिस पर आकर धार्मिक व्याख्यान के रूप में हो, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, या आपका शास्त्रीय है? अथवा क्या आप इसलिए शास्त्रीय मानते हैं क्योंकि उसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है? अगर आप ये कहने लगे कि इसमें बहुत ज्यादा स्किल चाहिए और स्किल चाहने की वजह से हम इसको क्लासिकल मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है। अब कह रहे हैं ये शास्त्रीय क्यों है? ध्यान दीजिए, क्यों कह रहे हैं ये क्लासिकल है? क्योंकि
इसे यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि इसको क्लासिकल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं और नियम और प्रदर्शन के आधार पर ही इसको क्लासिकल कहा गया है। क्लियर है? जैसा नियम इसके लिए घोषित किया गया है कि कैसे इसके प्रदर्शित करना है, इस तरह से हाव भाव से आप लोग देखोगे। अगर आप लोग क्लासिकल देखोगे ना तो इस तरह से भी आपके साइन आते हैं, घूरते हुए, मुस्कुराते हुए, रोद रूप में। तो ये सारे क्लासिकल संगीत के ही या फिर आप क्लासिकल नृत्य के पार्ट में इनको आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जिस बात को हम लोग अपनी वाणी से व्यक्त ना कर अपने हाव भाव से व्यक्त करते हैं ना, क्लियर है ना, उसी तरह से ही आपका ये नृत्य है जिसमें हम अपने हाव भाव को दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, और इसमें विभिन्न आपके प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ये प्रश्न है कि जिन पर हम विचार करने की आवश्यकता है और स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य के रूप में हैं जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। अब आप देखिए, बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिनको हम लोक श्रेणी में रखते हैं। आप गढ़वाल में, आपका कुमाऊं में, आपका जौनसार में और बहुत सारे जनजाति ऐसी हैं उत्तराखंड में, अलग अलग तरीके से अपना नृत्य करती हैं। और एक आपका परंपरागत रूप से उनका आपका चला आ रहा, जो हजारों वर्षों से आपका चला आ रहा है, तो उनको हमने शास्त्रीय में नहीं रखा है। वो किसमें रखे गए हैं? लोक नृत्य में रखे गए हैं, क्योंकि एक उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है, इसलिए। क्लियर है? अब देखिए वे विशिष्टता पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूप में विशिष्ट लक्षण बताया गया है। अगर आपको किसी को आपका क्लासिकल मानना है तो उसके लिए कुछ आपका अच्छी चीजें, कुछ खूबियां होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये आपका क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय रूप में आ सकता है। यदि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कलाओं के रूप में श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है तो फिर हमेशा शब्दा सही नहीं है। अगर आप किसी को विश्लेषण करते हैं, उसको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और आप देखें कि ये कला आपकी श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठता के सूचक को मानकर अगर आप ये देख रहे हैं कि सूचक श्रेष्ठ शब्द लग गया है इसलिए ये बहुत अच्छा हो गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि साप्ताहिक नहीं है। और ध्यान रखना, हमारे यहाँ कुछ आपके और अन्य भी आपका क्या है, कह रहे हैं कि अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय माना गया है, और बात कर रहे हैं बेसिकली नृत्य की। ठीक, तो जैसे भरतनाट्यम बड़ा प्रसिद्ध है आपका तमिलनाडु का, आपने देखा होगा, व्हाइट कपड़े पहनकर और मुंह पर व्हाइट आपका पेंट कर ऊंचा सा बनाकर इस तरह से आपको घूमते हैं गोल गोल। कथकली आप देखते हैं, डांस करते हैं कथक, बंगाली में, केरल में ज्यादातर आप केरल में किया जाता है, उड़ीसाई होता है, एक कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी। तो ऐसे करके कुछ आपके क्या है, क्लासिकल आपके डांस है और इनको क्लासिकल डांस के अंतर्गत रखा गया है। अब कथक कैसे होता है उसकी जो इमेज है ये हमें दिखाई गई है, कथक की इमेज। आप इसको देखिए कितनी सुंदर इमेज है कथक की। चलिए देख लिया इतना आपने, आगे बढ़ते हैं। कौन बच्चा पढ़ेगा अब? बहुत बढ़िया, कोई भी एक बच्चा माइक ले ले, कोई भी एक बच्चा, ये ऐसी साल दे। मुझे बड़ी खुशी होती है जी ऐसी आपका सालदे को देखते हुए कि बच्चे झगड़ते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत से स्कूल ऐसे हैं आप आवाज मारते रहिए, बिल्कुल खड़े नहीं होते पढ़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए बेटा आप शुरू करें। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघुचित्रों की परंपरा। लघुचित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज की चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघुचित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए हैं।
किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जाने ग्रंथों को सूचित बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उनके अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूत राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन एक साथ ही उन्हें अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा है और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। उनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगंज जैसे केंद्र में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ठीक है, बैठ जाइए बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं संरक्षकों के लिए आपकी चित्रकला और लघु चित्रकला की परंपरा। बेसिकली बात हो रही है आर्ट्स की। जो आप लोग आपका पेंटिंग वगैरह कुछ देखते हैं, आपने कुछ बहुत पुराने महल देखे होंगे, तो आप देखेंगे महलों पर क्या होती थी, आपकी कुछ आपका चित्रकारी होती थी। और खासकर राजस्थान में एक बात की चित्रकारी फेमस थी, उसको बोलते हैं पित्रादुरा। क्या कहते हैं? पित्रादुरा। अगर आप लोग उसको देखेंगे, पहले आप कलरों से आपकी चित्रकारी की जाती थी, फिर उसके बाद आपका शीशे को पिघलाकर ऊपर से गिरा जाता था, ताकि ये जो आपकी चित्रकारी है बहुत लंबे समय तक ऐसी ही बनी रहे। और आप लोग अगर उस पर स्पर्श करोगे तो आपको चिकनाहट जैसी चीजें आपको महसूस होंगी। और कभी मौका मिले आपको राजस्थान घूमने का, तो राजस्थान में इस प्रकार की चित्रकारी बड़े आम रूप में आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि चित्रकारी का उदय कैसे हुआ, कहां पर क्या स्थिति रही, कैसे लघु चित्रकला बनी, कैसे आपका जो आपके भवन है आपका उन पर आई, और कैसे शुरुआती तौर पर कैसे चित्रकला का आपका प्रारंभ हुआ। आइए इस विषय में हम लोग पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी, वह थी लघु चित्रकला की परंपरा। कैसे हुई थी? बहुत सारी रीत आपका विकसित हुई थी। ठीक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते थे, आमतौर पर जल रंगों से। आप देखते हैं कि वाटर कलर होते थे। आजकल तो आप देखें कृत्रिम कलर हैं, स्केच है, हाइलाइटर है, और ना जाने कितने ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप लोग आपका पेंटिंग वगैरह करते हो, कलर्स भरते हो। लेकिन एक समय था जब हम लोग आपका पढ़ते थे, उस समय तो ज्यादातर क्या होता था कि आपका जल रंग आते थे। थोड़ा सा रंग लीजिए, जल में डुबोइए, फिर उसको पेंट कीजिए। और बहुत से आज भी बच्चे इसका प्रयोग करते होंगे, जो लोग अच्छी आर्ट बनाते हैं फाइन क्वालिटी की, वो लोग इसमें प्रयोग करते हैं। अब होता क्या था
कि जल रंग से या तो कपड़ों पर या फिर कागज के पर आपका चित्र किया जाता था। या तो आप उसको कहां बनाए, कपड़े पर बनाते थे या फिर किसी आप कागज पर बनाते थे। अगर हम बात करें प्राचीनतम मतलब आपके पुरानी लघु चित्रकला को, अगर लघु चित्रकला को देखो प्राचीन समय में, तो ताम्रपत्र को देखें, एक तांबे की शीट होती थी और तांबे की शीट पर आपका क्या बनते थे, आपका उस पर चित्र बनाते थे। और लकड़ियों की होती थी आपकी तख्तियां। ये पता क्या होता था, लकड़ी को जिस तरह से आपकी टेबल बेंच रखी हुई ना आपके सामने, इससे कुछ छोटी तख्ती होती थी, लगभग इतने बड़े आपका साइज की, उसको मुल्तानी मिट्टी से बिल्कुल आपका लेप लिया जाता था और उसको मुल्तानी मिट्टी से लेपने के बाद फिर जल रंगों के माध्यम से या इंक के माध्यम से उस पर चित्रकारी की जाती थी। ठीक, फिर उसके बाद एक नया रूप विकसित हो जिसे कहते थे आपका स्लाइड। ग्रेनाइट के पत्थर चलते थे पहले क्लासों में, उस पर लिखते थे ए आ वगैरह सब कुछ दिखाना, ABCD वहां सिखाया जाता था बच्चों को। क्लियर है? आप लोगों ने ना तो आपका तख्ती देखी होगी और ना आपने स्लाइड देखी होगी। आपके सामने क्या आई, कॉपी आई है, किताब आई, और आज तो आपका डिजिटल फॉर्मेशन है, आप लोग सबका डिजिटल लिख सकते हो। चलिए, तो इस तरह से प्राचीनतम समय में आपका या तो ताम्रपत्रों पर या फिर जो आपके लकड़ी की तख्तियां होती थी उन पर चित्रित किए जाते थे, यानी कि उन पर ही चित्र बनते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए पश्चिम भारत में जो आपके जैन ग्रंथ हैं, अगर आप उन जैन ग्रंथों को देखोगे तो चित्र देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल रियल फेस है। ये चित्र को इस तरह से बनाया गया है कि आपको सहज आपको रियल से लगेंगे। और कह रहे हैं कि मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों का संरक्षण प्रदान किया। यानी कि अकबर ने किया, शाहजहां ने किया और जहांगीर ने किया। किनका? जो अच्छे कलर के बाप के चित्रकार थे उन लोगों को आपको संरक्षण किया। जबकि मुस्लिम धर्म में चित्रकारी को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने राज दरबार में जो लोग अच्छी आपका चित्रकारी करते थे उनको उन्होंने अपने यहां संरक्षण दिया और प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि चित्रित करी। काव्य मतलब कोई भी ग्रंथ है, किसी के ऊपर लिखा गई है, उसको इतिहास को पांडुलिपि में आपका चित्रित किया। अपनी के हाथ से उनको पेंटिंग बनाई कि राज दरबार में कौन किसका पिता है, उनकी चित्रें बना दी, कैसा राज दरबार है, कोई फैसला देते हुए, इस तरह से। और कह रहे हैं कि ये पांडुलिपि आमतौर पर आपका चटके रंगों में चित्रित की जाती है, यानी कि तेज रंगों में आपका चित्रित की जाती थी। ये देखिए, इस तरह से कुछ आपका पेंटिंग जो थी वो आपका बनती थी। देखिए, है ना तेज कलर, आप देखेंगे ये रेड आपको दिखाई देगा, ये पेड़ दिखाई देंगे, इस तरह से आपका बनती थी। ये सारी पेंटिंग किसकी बनी हुई है? ये किसी कंप्यूटर की प्रिंटिंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये हाथ की प्रिंटिंग है। सब किसकी है? हाथ की ही प्रिंटिंग है। देखिए इसको, देख लिया? इससे आगे बढ़े, देखिए ये नीचे भी दिखाई गई है कुछ ये पेंटिंग, ये चित्रकारी है। और किससे की गई है? मुगल बादशाह के दरबार में बहुत सारे आपके चित्रकारों को आपका संरक्षण दिया गया था। किसके लिए? ताकि उत्तम प्रकार की चित्रकारी विकसित हो सके। ये देखिए, ये सारी आपकी चित्रकारी उनके समय में ये हाथियों को दिखाया गया है, भिखारी को दिखाया गया है, लोगों को आपस में बात करते हुए दिखाया गया है। देखिए, ये सारी उत्तम उत्कृष्ट उस समय की पेंटिंग है। आप सोच के देखिए। और ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं आपके साथ और आपके सहपाठी हर स्कूल में जिन्हें आपका पेंटिंग करने का एक विशेष शौक होता है, चित्रकारी का, और बहुत लंबे समय तक उसको करते हैं और अपने आप में उसमें बड़ी एक प्रसिद्धि हासिल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे स्केच बनाते हैं और ऐसा बिल्कुल हूबहू स्केच बना देते हैं। किसी को आपका फूल बनाने बड़े पसंद है, तो आप किसी को कार्टून बनाने बड़े अच्छे लगते हैं। हर किसी न किसी व्यक्ति की आप देखते होंगे, बहुत से जो आप बच्चे होते हैं जानवर बड़े अच्छे बनाते हैं। तो किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी बच्चे की बहुत अच्छी रुचि होती है और बहुत अच्छा आर्ट्स भी होता है उसका। तो इस समय भी कुछ ऐसी चीजें विकसित थी।
लेकिन आप देखिए आज के समय में तो बहुत सारी आपको तकनीकी मदद मिल सकती है और आधुनिकीकरण के दौर में बहुत सारे कलर आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस समय तो कुछ आपके प्राथमिकी रंग थे जिनके माध्यम से उनको अन्य रंग बनाना पड़ता था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी उस समय की चित्रकारी के अंतर्गत, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप पढ़ सकते हो, जिनको आप समझ सकते हो। कह रहे हैं कि इनके दरबार में दृश्य यानी कि लड़ाई, शिकार करते हुए सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। किन किस चीज की पेंटिंग बढ़ती थी? दरबार में अगर कोई बाप का बैठा हुआ उसकी, लड़ाई करते हुए की या शिकार करते हुए की, या फिर सामाजिक जीवन के ऊपर भी आपका चित्र को आपका बनाया जाता था। क्लियर है? ये आपको देखना है। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का भी आदान प्रदान किया जाता था। आज भी आप किसी के घर, किसी के जन्म दिवस पर, किसी के शादी के अवसर पर, गृह प्रवेश के अवसर पर आप लोग क्या ले जाते हैं? पेंटिंग लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो ये प्रचलन कोई आज से नहीं है बच्चों, ये बहुत पुराना है। कहां से? उस समय से शुरू हो रखा है। क्लियर है? मानते हैं इस बात को? चलिए, और कह रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोग ही, बादशाह और घनिष्ठ जन द्वारा ही इसको देखा जा सकता है, कि सब लोग इसको नहीं रखते थे। कुछ खास ही ऐसे लोग थे जो इसको, इस तरह की चित्रकारी को आपका संरक्षित करते थे, यानी कि सभी लोगों ने इसको आपका संरक्षित जो है आपका नहीं किया, यह आपको समझना चाहिए। क्लियर है? और बहुत उत्कृष्ट आपकी कला है और आपको देखना चाहिए। देखिए, शिकार करते हुए दिखाया गया है ना, ये देखिए, इस पेंटिंग को देखिए थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लें, और जीआईसी साल दे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को पढ़ने के लिए। एक बार आपका ताली हो जाए, जीआईसी आपका साल दे के सभी बच्चे बजाएंगे ताली जीआईसी साल दे के लिए। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, चलिए शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।